कैमरा लाइव। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे बल्दिया फैक्ट्री, जो एक बहुत खौफनाक सानिया आज से 8 साल पहले पेश आया था। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में वो मुतासरीन जो बल्दिया फैक्ट्री में इनका एक बेटा शाह आलम नाम का, वो इस फैक्ट्री में शहीद हो गया। अस्सलाम वालेकुम। माइक, पहले तो ज़ाहिर है आप माँ हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आपके सबसे बड़े बेटे थे शाह आलम जी। अब माइक आप थोड़ा सा करीब करें। माइक जी, इस तरह से पकड़ना है। सबसे बड़े बेटे थे आपके शाह आलम। जी, सबसे बड़े बेटे। तो वो उस फैक्ट्री में जॉब करते थे। जी। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे, आप लोग की उनसे कोई आखिरी बातचीत, क्या वो आप लोग अपने रूटीन के मुताबिक वो काम पे गए थे। सुबह जैसे काम पे चले गए हम लोग, डायरेक्ट किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। कौन सोच सकता है कि बच्चा, उनका बेटा या बेटी, कोई भी अपने काम पे गया है और वो वापस नहीं आया हर किस कोई या माँ नहीं सोच ही नहीं आएगा, सकती। कोई ज़ाहिर है, सोच ही नहीं जब सकता कोई ना। बच्चा घर से निकलता है तो माँ हाँ, उसके पर बस हिसार वो करती हैं, ड्यूटी ये पे गया है बंदा, वापस आएगा। ये तो होता है, जब नहीं आए तो फिर वो ये हुआ है कि सब लोग परेशान हो गए कि तो क्या आप लोगों को है। कैसे पता चला उस वक्त? उस वक्त तो ये पता ही नहीं था, फ़ोन वगैरह कर रहे थे लेकिन पता ही नहीं चला था। ये था टीवी पे आ रहा था कि कहीं आग लगी है कंपनी में, लेकिन दो आ रहे थे, एक शायद कहीं पंजाब की थी और एक कराची की थी। लेकिन ये कि वो आए नहीं, पहुँचे उस नहीं वक्त दो घर पे। फैक्ट्रीज में आग लगी थी। हाँ, उस दिन दो फैक्ट्रीज में आग लगी थी, कोई पंजाब की भी थी शायद। तो ये कि इनको जब फ़ोन मिला रहे थे तो इनका फ़ोन नहीं लग रहा था, अच्छा, ये शाह हो आलम रहा जो था। आपके बेटे थे। हाँ, फिर ये कि किसी ने बताया कि उनकी कंपनी में आग लग गई है। अच्छा। तो फिर यहाँ पे सब लोग जो हैं वो परेशान हो गए सब। बेटा मेरा छोटा जो है फहद, वो फिर गया ढूंढने के लिए कि क्या है, क्या मसला है, क्या नहीं है। देखा तो वहाँ पे आग लगी हुई थी। तो शाह आलम सबसे बड़े थे सारे बहन भाइयों में? कितने सबसे बहन भाई बड़े हैं उनके? माशाल्लाह 10 हैं। 10 है माशाल्लाह। कितनी बहनें? 4 बहनें, 6 भाई। जब शाह आलम की सालगिरह आती होगी, आप लोगों ने किस बहुत याद करते होंगे। वो तो हर पल याद रहते हैं। ज़ाहिर है, सबसे बड़ा सालगिरह बेटा। क्या, और फिर कोई अगर बीमार होके या अपनी मौत इंसान दुनिया से जाता है तो उसके लिए ज़हनी तौर पर इंसान तैयार होता है कि बिल्कुल ये सही अल्लाह बात ताला है। ने बुलाया है। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं बुलाता, ये तो दहशत गर्दी है, ये तो टोटल मारा गया है बाकायदा प्लानिंग के तहत। एक मासूम लोगों को कत्ल करना दहशत गर्दी, बस और कुछ भी नहीं है ये। बिल्कुल। तो जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे, हमारे साथ मौजूद है शाह आलम जो हैं, उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी उनके वालिद से बात करें। जब आप भी वहाँ पे उस फैक्ट्री गए थे, जब आप लोगों ने वहाँ पे वो मंज़र देखा, तो क्या क्या मंज़र था? नहीं, वहाँ तो जाने नहीं दे रहे थे उस अंदर तो वक्त। नहीं, मतलब हाँ, बाहर? मतलब बाहर से। लेकिन एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी, हर आदमी एक अपने प्यारे को ढूंढ रहा था। उसके बाद फिर अस्पतालों का चक्कर शुरू हो गया, सिविल जाओ, अब्बासी जाओ, यहाँ जाओ। बहरहाल फिर शाह आलम जो है वो जिना अस्पताल से मिले। उसके बाद फिर एक तो मतलब क्योंकि डेड बॉडीज़ तो बहुत बुरी तरह झुलस गई थी, नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। पहचानने में तो नहीं, आनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह शाह आलम बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। और बहुत बेहतर पोजीशन उनके सलामत थे। थे। अच्छा, तो और उनकी वो वहाँ पे माशाल्लाह, सांस घुटने से। हाँ। हाँ, उन्होंने वो अच्छा। नीचे जो सुना है कि वो लोगों की इमदाद और मदद कर रहे थे उस वक्त, तो उसके बाद वो गए हैं दोबारा, तो फिर वापस नहीं आए। लेकिन बहरहाल उसके बाद ये सिलसिले शुरू हो गए, JIT और ये थे और वो थे, और वो फलानी तंजीम इन्वॉल्व है, MQM इन्वॉल्व है, कोई हम्माद सिद्दीकी साहब हैं वो इन्वॉल्व हैं। फिर एक तवील कहानी 8 साल की चलती रही। कभी शार्ट सर्किट का सिलसिला आ गया, कभी कुछ और आ गया, कभी फिर इस कहानी ने असल में मोड़ लिया नया, जब रिजवान कुरैशी नामी कोई बंदा
गिरफ्तार हुआ। उसने कहा भाई ये तो सारा कुछ प्री प्लान था और बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत ये सिलसिला सारा हुआ है। तो उसके बाद जो है फिर एक अजीब व गरीब सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद फिर कोर्ट कचहरी के सिलसिले शुरू हो गए। उसके बाद ये नाम आ रहा है, उनका नाम आ रहा है, वो MQM के बड़े बड़े लीडरों के नाम आ रहे हैं। लेकिन जब फैसला आया तो इसमें जो बेचारे निचली सतह के लोग थे उनको तो सजाएं हुई, लेकिन मास्टरमाइंड सारे के सारे निकल गए इसमें से। आप लोग ये जो अभी परसों जो कोर्ट की जो जजमेंट आई है, फैसला आया, उस पर आप लोग मुतमईन हैं? इंसाफ होता हुआ भी नज़र आना चाहिए। कल भी हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, पब्लिकेट के सदर भी हैं वो, तो उन्होंने कल की जो वहाँ प्रेस क्लब पे सिलसिला था हमारा, तो उसमें अनल ऐलान उन्होंने ये बात की कि ये इतनी कमज़ोर मुकदमा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को ये लोग बड़ी कोर्ट से यानी हाई कोर्ट से बरी हो जाएंगे। इतना कमज़ोर फैसला है और इतना वो है। तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या होगा। एहतजाज शाह का आलम कैसे बेटे थे? नहीं, बहुत अच्छा बच्चा था और लायक था, किसी खुदा न खास्ता किसी ऐब में नहीं था। एक सिलसिला था। फिर उसके बाद जो सबसे तकलीफ दे मरला है वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलानात किए गए, जो इमदाद वगैरह का कहा वगैरह गया था के सब, और मकान और जो नौकरी, दावे उनके बड़े वो बड़े थे, बड़े बड़े दावे, तो वो सब ऐसे ही झूठ और फरेब, धोखेबाजी, वक्ती तौर पे लोगों को आसरा दे दिया। यानी ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे पास, चूँकि मैं एक कमेटी डील करता हूँ, कि पूरे पूरे घर खाली हो गए हैं। एक एक घर से 5-5 जनाजे उठे हैं और अपना कुछ ऐसे लोग हैं बेचारे जिनका एक ही बेटा था और वो सिलसिला हो गया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे राब्ते में हैं कि वो शादीशुदा थे, तो जो भी कुछ इमदाद या मदद वगैरह मिली वो उनकी वाइफ को मिल गई। अब उनके वालिदैन इंतहाई यानी गुर्बत और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह पाक बहरहाल एक सिलसिला ये बन गया और उसमें जो है लगे हुए हैं। तो ये एक ऊपर की सतह पर बिल्कुल भी जो है वो हाथ नहीं डाला गया, निचली सतह के लोगों को ये हो गया है। और ये सिर्फ भी बातें और दावे और जो ख्वाब दिखाए गए थे वैसे। मैं चाहूँगी मैं शाह आलम की वालदा से बात करूँ। माइक आप इनको दीजिएगा। जब शाह आलम आखिरी दफ़ा घर से निकले तो आपसे उनकी कोई बातचीत हुई? नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। बस अच्छा। सुबह नाश्ता किया, आपने चले गए और कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा। और उसके बाद में फ़ोन पे भी बात नहीं हुई। और इससे पहले मतलब उन्होंने कुछ इस तरह से, क्योंकि ये तो एक हादसा था, अचानक ही सब कुछ हो गया। अचानक यही तो मैंने कहा ना कि अगर कोई इंसान बीमार होता है या कुछ होता है तो उसके लिए इंसान आस्ता आस्ता अपने आप को तैयार कर लेता है। ये लेकिन ये अचानक ये एक शौक लगा है। और हम कि लोगों को सबसे बड़े जिसे बेटे संभल थे तो नहीं पा रहे जाहिर हैं। बहनों की भी सब वो लाड वही सबकी उठाते होंगे। बहनों की तो उम्मीदें भाइयों से ही होती हैं और बिल्कुल। तमाम चीज़ें भाइयों से ही जुड़ी होती हैं। तो जाहिर है, और वो तो सबसे बड़े थे और सबका ख्याल रखने वाले थे, सबका बहुत ज़्यादा करते थे। जब उनकी बहनों की वाक़या पता चला, ये जब खबर मिली, मेरी एक बहन बेटी को पता चला तो वो जो टीवी के पास वो भाग के गई तो उसके पाँव में पता नहीं क्या चीज़ लगी, उससे वो पाँव में घुस गई। वहीं उनके पाँव से खून बहने लगा। बड़ी वाली ये पट्टी बंधी हुई थी, लोगों ने देखा भी था कि वो ऊपर छत के ऊपर से मतलब नीचे गई थी, तो गोद में लेके गया था बेटा मेरा। ये अच्छा। हालत थी सबकी, किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। अचानक ये एक बिल्कुल ही हम लोगों के लिए तो ये एक अचानक बात थी कि क्या हो गया, ये दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि हुआ क्या है ये और ये कैसे हो गया। सही। मैं बहुत वाकई बहुत तकलीफ दे वो एक मनाजिर होगा एक माँ के लिए, एक बाप के लिए, एक जो बहनें उनके लिए, ऑब्वियसली भाइयों के लिए भी हो गई। तो मैं ख़ुद वो चीज़ समझ सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप अभी जिस तरह से एक आज 8 साल हो गए उस वाक़े को,
اور آج بھی آپ جب اس کو یاد کرتی ہیں، اپنے بیٹے کو آپ یاد کرتی ہیں، تو اسی طرح سے آپ ظاہر آپ کو محبت، وہ چیزیں، ساری چیزیں ان کی یاد آتی ہوں گی. ظاہر ہے اولاد تو اس کو تو ہمیشہ ہی ساتھ ہی رہتا ہے، اس کی محبت کم تو نہیں ہو سکتی نا. اور پھر وہ جنہیں مارا گیا ہے باقاعدہ پلاننگ کے تحت، معصوم لوگ، اس میں خیر ہمارا بیٹا بھی تھا، لیکن یہ کہ اور بھی لوگوں کی بھی اولادیں تھیں، اور صحیح بھی بات لوگ ہے، تھے. بالکل. اتنے لوگوں میں نے ابھی حیران اسٹارٹنگ ہوں میں کہ یہی کتنے کہا کہ پتھر دل کئی لوگ، گھروں کے چولہے بجھ گئے. ہاں کہ کتنے وہ پتھر دل لوگ تھے کہ جنہوں نے تالے لگا دیے کمپنی میں کہ اچھا، یہ لوگ تالے. باہر نہ نکل سکے. یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کمپنی میں تالے لگا دیے گئے کہ باہر نہ نکل سکے؟ کیونکہ میرا بیٹا ہمت ہارنے والا نہیں تھا. اچھا. وہ لوگوں کو بچانا اور اس کا کام تھا کہ لوگوں کو بچائے، خود بچے، یعنی وہ کسی طرح سے ہمت ہارنے والا تھا ہی نہیں. پورے چپلیں وغیرہ سب پہنے ہوئے تھے، اچھا. ہاں پورے طور پہ تیار تھے، لیکن جب راستے بند ہیں تو وہ کیسے کوئی نکل سکے گا کمپنی سے؟ صحیح بات ہے. تو کیا انہوں نے سب چیزیں، کیونکہ جب ہماری اس چوکیدار سے بھی بات ہوئی تھی، ہماری ٹیم نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا باقاعدہ کہ وہ جو ایک خوفناک منظر تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ واقعی اس دن قیامت آ چکی ہے. اتنی بری طرح چیخنے کی آوازیں اور باہر تالے لگا دیے گئے تھے. پوری پلاننگ کی گئی تھی باقاعدہ. انہوں نے یہی بتایا کہ کس طرح سے جو ہے لوگ چیخ رہے تھے کہ ہمیں بچاؤ. اور پھر جب جو ہے وہ فائر بریگیڈ آئی، وہ جو آگ جو ہے وہ بجھانے کے لیے، تو وہ جو گرم پانی تھا، اوپر تو پورا حصہ پورا جل چکا تھا، لیکن جو نیچے کا جو گرم جو آگ بجھی ہے، اس کا جو پانی نیچے گرا ہے گرم کھولتا ہوا، تو اس سے جو ہے کئی لوگ بھی جل کے جو وہ مرے اور دم گھٹنے سے، کیونکہ ایک دم سے ایک وہاں پہ وہ ہو گیا تھا. تو ان کے لیے بھی یہی کہا گیا تھا کہ دم گھٹنے سے ہی ہوا ہے ان کا انتقال، کیونکہ ان کے جلے ہوئے کہیں نہیں تھے. اچھا. ہاں جلے ہوئے کہیں سے بھی نہیں تھے، دم گھٹنے سے ہی ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے اتنی گرمی، اتنی آگ کی تپش، سب کچھ. بالکل. میں اگر ہلکا سا چولہا جلا لوں اور میرے ہاتھ پہ لگ جائے وہ ہیٹ، ہلکی سی، مطلب پوری ماچس بھی نہ لگے، تو میں یہ چیز سمجھ سکتی ہوں کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہاں پر تو پوری پوری باڈیز جل کے راکھ ہو گئی. تو آپ بتا رہی تھی، میں نے آپ کی بات بیچ میں کاٹ دی تھی. میں سمجھ سکتی ہوں بالکل آپ کی. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ساور بھائی؟ نہیں کہنا کیا ہے، یہی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جب نہیں تھے تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، ابھی ذہن میں آ گیا میرے، کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. میرا خیال ہے کہ اب اپنے اس وعدے کو وہ پورا کر کے بھی دکھائیں. تو ان کی حکومت میں تو یہ فیصلہ آپ لوگوں کے سامنے ہے نا، جو ابھی جی فیصلہ ہوا. اسی لیے یہ انہی سے، مطلب میں تو آپ مطمئن نہیں ہیں اس فیصلے آپ سے؟ کے توسط سے انہی سے مخاطب ہوں کہ یہ جو ظلم کی حکومت اور یہ ایک عجیب و غریب فیصلہ جو آیا ہے، جی. تو بہرحال اس پہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ آخری حدوں تک جائیں گے جہاں تک بھی ہمت ہے. اور 4-5 سال ہو بالکل. گئے ہیں تو یہ سلسلہ لے کر چل لیں. اللہ اب ہماری آخر میں اگر جاتے جاتے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو، یہ آپ اس طرف کیمرہ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ یہ رہا، سوری میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں، تو آپ لوگ اگر کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں تو آپ دیتے، کیونکہ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوگی جماعت اسلامی ایڈ کمیٹی کے سینئر رہنما نجیب ایوبی صاحب اور ایم پی کریم بخش، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن اب اس سے پہلے ہم بریک سے جانے پہلے سے میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے کیا کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے، تاکہ جو آپ کی آواز ہے وہ آگے جائے. یہی کہوں گا آخر میں کہ انصاف ہونا چاہیے. اتفاق یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جب نہیں تھے عمران خان تو اس وقت بڑا اس معاملے میں وہ زور دیتے تھے انصاف، اور یہ بڑی نصیحتیں کرتے تھے، اور بڑا جلسے اور دھرنوں میں بھی اس طرح کے اعلانات کرتے تھے. بہرحال اس کا اب عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے اور نظر آنا چاہیے کہ یار واقعی انصاف ہوا ہے. ایسا نہ ہو
کہ یہ لوگ کل پھر آزاد ہو جائیں. اور ابھی تو 259 ہیں, تو کل شاید ایسا نہ ہو کہ اس کے پلس ہو کر کوئی ایک بڑا سانحہ سامنے آئے. چونکہ دنیا میں شاید سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ کسی جوان کی موت ہوتی ہے. بے شک. تو بہرحال اور جب ماں باپ عمر کے اس حصے میں ہو کہ جب انہیں اولاد کی ضرورت ہو اور جوان اولاد کی موت ہو جائے, تو یہ ماں باپ کے لیے اس وقت واقعی قیامت کا دن ہوتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. اور جب جوان بہنیں ہوں تو تب ماں باپ کے ذہنوں میں کئی سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگا, کیا ہوگا. اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.